नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, मनोविज्ञान से रिलेटेड जो बेसिक बातें थी हमने पढ़ ली हैं। अब हम नेक्स्ट जो है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है यहाँ पर बाल विकास, जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। तो यहाँ पर जो है चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित एक दो क्वेश्चन एग्जाम में हर बार यहाँ पर जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे बाल विकास की, जिसे हम अधिकमकर्ता का विकास भी यहाँ पर कह देते हैं। तो जो बालक है उसके विकास की हम बात करेंगे, तो बालक को यहाँ पर मैं अधिगमकर्ता कह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है अधिगमकर्ता के विकास की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं बाल विकास के बारे में क्या है, तो बता देता हूँ। बालक के विकास को लेकर के 17वीं शताब्दी से पहले जो है व्यक्तियों के मस्तिष्क में कई विचार आते रहते थे। पहली बार जो विचार आया था 1628 ईस्वी में, यहाँ पर कॉमेनियस नाम का एक जो है व्यक्ति था, उसने इसके बारे में जो है सोचना स्टार्ट किया था। तो बालकों के बारे में सबसे पहले 1628 ईस्वी में कॉमेनियस नाम के जो है एक व्यक्ति ने सोचना प्रारंभ किया था। और लगभग 29 सालों के बाद जो है 1657 मतलब 1628 ईस्वी से 29 साल बाद 1657 ईस्वी में उन्होंने दो पुस्तकें यहाँ पर बनाई थी, लिखी थी, जिनमें विषय वस्तु को चित्रों के माध्यम से उन्होंने समझाया था। मतलब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, 1628 ईस्वी में सबसे पहले कॉमेनियस ने बालक के विकास को समझाया। उसके बाद जो है 29 साल बाद 1657 ईस्वी में जो है बालक के विकास को यहाँ पर समझाया गया, और चित्रों के माध्यम से। मतलब पहले बच्चे का जन्म दिखाया गया चित्रों के माध्यम से, जन्म से उसके थोड़ा और बड़े होने की अवस्थाओं को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया, फिर उसके एडल्ट वयस्क होने की अवस्थाओं को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया, और फिर बाद में जब वो जो है बूढ़ा हो गया, तो इस प्रकार सभी जो है अवस्थाओं को। लेकिन यहाँ पर जो है हम बात करेंगे बाल विकास की, तो यहाँ पर बालक के विकास की सभी अवस्थाओं की हम बात करेंगे। तो बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में यहाँ पर जो है उन्होंने चित्रों के माध्यम से दिखाया था। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए आगे देखते हैं हम 18वीं शताब्दी के यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, तो देखते हैं। 18वीं शताब्दी में जर्मनी के विद्वान थे पेस्टोलॉजी। तो पेस्टोलॉजी ने अपने ही जो है 3.5 साल के बच्चे पर उन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। तो पेस्टोलॉजी ने अपने 3.5 साल के बच्चे पर अध्ययन किया, और 1774 ईस्वी में उसके जीवन की लीलाओं का उन्होंने वर्णन जो है बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक में जो है उन्होंने किया था। तो पेस्टोलॉजी का आपको ध्यान रखना है। पेस्टोलॉजी ने सबसे पहले जो है बाल विकास के बारे में यहाँ पर जो है पेस्टोलॉजी यहाँ पर अपने 3.5 साल के बच्चे पर अध्ययन करता है, खुद के ही बच्चे पर। और यहाँ पर जो है उन्होंने इसका वर्णन बेबी बायोग्राफी नामक जो पुस्तक थी उसकी 1774 में उसमें इन्होंने किया था। तो ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम बाल विकास के जो है बाल विकास को लेकर के जो विचार दिया था पेस्टोलॉजी ने, उसके द्वारा बेबी बायोग्राफी जो पुस्तक थी उसके माध्यम से उन्होंने उस विकास के बारे में और बताया, आगे बढ़ा। उसी के बात कर रहा हूं मैं, उसी के परिणाम स्वरूप जो है बाल मनोविज्ञान का जन्म होता है। तो बाल मनोविज्ञान का जन्म जो है पेस्टोलॉजी के द्वारा ही जो है किया गया है। उन्होंने बालक के विकास की अवस्थाओं को चित्रों के माध्यम से समझाया था पेस्टोलॉजी ने। तो उसके बाद इस वजह से इनको जो है बाल मनोविज्ञान का हम जन्मदाता भी कह देते हैं। तो बाल मनोविज्ञान का जनक आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा, पेस्टोलॉजी को ही बाल मनोविज्ञान का जनक हम यहाँ पर कह देते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो ये ध्यान रखना है आपको, पेस्टोलॉजी को हम बाल मनोविज्ञान का जनक जो है कह देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पर हो जाता है। तो बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं हम, पेस्टोलॉजी को बाल मनोविज्ञान का जनक यहाँ पर कहा जाता है। आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए साथियों, पेस्टोलॉजी का यह लेख जो है विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया। उसके पश्चात इस लेख को जर्मनी के ही बच्चों के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था टाइडमैन। तो बच्चों के डॉक्टर कौन थे, डॉक्टर टाइडमैन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। टाइडमैन ने इसको पढ़ा, और टाइडमैन ने ही पहली बार बालक के जो है यहाँ पर
बालक के विकास को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास किया था और उसके आधार पर ही उन्होंने बाल चिकित्सा मनोविज्ञान की यहाँ पर विचारधारा का विकास किया था। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जर्मनी के एक जो है बच्चों के डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर टाइडमैन। तो ये टाइडमैन कहाँ के थे? जर्मनी के थे। जर्मनी के जो डॉक्टर टाइडमैन थे, इन्होंने पेस्टोलॉजी के जो लेख थे, उन्होंने जो अखबार में लेख निकलवाए थे, उन लेखों को जो है टाइडमैन के द्वारा पढ़ा गया था और इस वजह से टाइडमैन ने जो है इसको आगे जाकर के इसके विकास किया, बाल विकास का, और उसको बोला गया बाल चिकित्सा मनोविज्ञान। तो बाल चिकित्सा मनोविज्ञान की पूछी जाए आपसे तो यहाँ पर ध्यान रखना है, टाइडमैन को बाल चिकित्सा मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, जबकि यहाँ पर मैंने आपको बताया बाल मनोविज्ञान जो थी उसका जो जनक था वो कौन था? पेस्टोलॉजी था। तो बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी को, जबकि बाल चिकित्सा मनोविज्ञान का जनक डॉक्टर टाइडमैन को माना जाता है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं 19वीं सदी की मैं बात कर रहा हूँ। 19वीं सदी में श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने इस संदर्भ में अपना जो है कार्य शुरू कर दिया और यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि एक बालक का जो विकास है वो गर्भकाल से ही यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। तो बालक का विकास जो है गर्भावस्था से ही, जब गर्भ में बच्चा होता है तो उस समय से ही जो है उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। तो ये बात कही गई थी श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक के द्वारा 19वीं शताब्दी में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 19वीं शताब्दी में श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक के द्वारा जो है यहाँ पर बालक के विकास की बात करी गई कि बालक का विकास जो है गर्भकाल से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात कही गई थी श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक के द्वारा। तो ये यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको यहाँ पर बताए गए हैं। अब आगे मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स की, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना जो है ज्यादा रहती है। देखिए आगे मैं बता देता हूं, जब हम बालक के विकास का अध्ययन जो है जन्म के बाद की अवस्थाओं को लेकर करते हैं तो यह क्या कहलाता है? बाल मनोविज्ञान कहलाता है। परंतु यदि हम जन्म से पूर्व गर्भावस्था से जो अध्ययन की हम बात करते हैं, अध्ययन की शुरुआत करते हैं, तो उसे बाल विकास कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको यही बात ध्यान रखनी है कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में क्या अंतर है। तो नाम से पता चल रहा है बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान का मतलब हो गया है यहाँ पर बालक के विकास जो है जन्म के बाद की हम बात कर रहे हैं। जब जो है बालक का जन्म हो जाता है तो उसके बाद की अवस्थाओं की यदि हम बात करें तो उसे हम बाल मनोविज्ञान में रखते हैं, जबकि गर्भावस्था से लेकर के बालक के संपूर्ण विकास की अवस्थाओं को हम जो है यहाँ पर बाल विकास में हम रखते हैं। तो यही अंतर हो गया बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में। बाल मनोविज्ञान में तो जन्म के बाद की अवस्थाओं को देखते हैं हम, जबकि बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर के उसके बाद की सभी अवस्थाओं को हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं 19वीं शताब्दी में स्टैनली हॉल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। स्टैनली हॉल जो है ये अमेरिका के एक विद्वान थे, मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, 1893 ईस्वी में 1893 में अमेरिका से जो है उन्होंने बाल विकास आंदोलन स्टार्ट किया था। तो बाल विकास आंदोलन की शुरुआत जो है स्टैनली हॉल के द्वारा जो है अमेरिका से की गई, इसलिए इन्हें जो है बाल विकास आंदोलन का जनक कहते हैं। तो बालक के विकास के बारे में जो है यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। कुछ मनोवैज्ञानिक कुछ कहते थे, कुछ कहते थे। तो सभी के अलग अलग विचारों को इन्होंने जो है एक आंदोलन के माध्यम से जो है व्यक्त किया और उस आंदोलन के होने के कारण ही स्टैनली हॉल को जो है बाल विकास आंदोलन का जनक कहते हैं। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इन्होंने आंदोलन 1893 ईस्वी में 1893 में ये आंदोलन स्टैनली हॉल के द्वारा चलाया गया था। इस वजह से स्टैनली हॉल को यहाँ पर बाल विकास आंदोलन का जनक कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाल विकास आंदोलन का जनक किसे कहते हैं। स्टैनली हॉल को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है स्टैनली हॉल ने बाल विकास को जो है बाल विकास के बारे में कई आंदोलन इन्होंने किए थे अमेरिका में। इस वजह से इसे बाल विकास आंदोलन का जनक यहाँ पर हम कह देते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एग्जाम में यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे क्रो एंड क्रो ने जो है बाल विकास की क्या परिभाषा दी। उसके बाद हम बर्क की बात करेंगे, बर्क ने जो है बाल विकास के बारे में क्या जो है जानकारी दी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा क्रो एंड क्रो ने जो है बाल विकास की क्या परिभाषा दी। तो यहाँ पर देखिए साथियों, क्रो और एंड क्रो क्या कहता है। क्रो एंड क्रो का मतलब हो गया, एक तो मेल हो गया और उसकी पत्नी फीमेल क्रो, उसका भी नाम क्रो था। ये मेल हो गया या फीमेल, तो दोनों पति एंड पत्नियों की हम बात कर रहे हैं। क्रो एंड क्रो इनको हम कह देते हैं। तो गर्भावस्था के प्रारंभ से लेकर
किशोरावस्था तक के प्रारंभ तक, गर्भावस्था के प्रारंभ से और किशोरावस्था के प्रारंभ तक के जो है बालक के व्यवहार में जो अपरिवर्तन होते हैं उनके अध्ययन को ही हम क्या कह देते हैं, बाल विकास यहाँ पर कहते हैं। गर्भावस्था के प्रारंभ से और किशोरावस्था की प्रारंभ, दोनों अवस्थाओं की प्रारंभ की हमको ध्यान रखना है। जब गर्भावस्था प्रारंभ होती है तब से लेकर के किशोरावस्था प्रारंभ होती है तब तक की अवस्थाओं का हम जो है अध्ययन करें। उनके व्यवहार में, बालक के व्यवहार में क्या अंतर हुआ गर्भावस्था से लेकर के, क्या उनके जो है शारीरिक परिस्थितियों में क्या परिवर्तन हुआ, इन सभी का अध्ययन हम बाल विकास में करते हैं। तो यहाँ पर क्रो एंड क्रो की परिभाषा आपको यही ध्यान रखना है, गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक, प्रारंभ से प्रारंभ तक। आगे हम देखेंगे यहाँ पर अगली जो है बर्क ने बाल विकास की क्या परिभाषा दी, वो मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर ये परिभाषाएं कम पूछी जाती हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का हल्का बता देता हूँ, तो ये आपकी नजरों में से निकल जानी चाहिए। आप एक दो बार पढ़ोगे तो जो है हल्का हल्का आपको समझ में आने लग जाएगा डेफिनेशंस के बारे में। लेकिन एग्जाम में डेफिनेशंस कम पूछी जाती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बर्क ने क्या बताया कि बाल विकास जो है मनोविज्ञान की यहाँ पर जो है वह शाखा है जिसमें जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर के जन्म के बाद की किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो है जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर के, जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर के जन्म के बाद किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसे हम बाल विकास कहते हैं। ये परिभाषा बर्क के अनुसार बताई गई थी। अब आगे हम देखते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक और जो है क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर कुछ बातें थी वो मैं आपको बता देता हूँ। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा था मैंने, पेस्टोलॉजी का कहा था। पेस्टोलॉजी को ही मैंने आपको बताया था कि ये बाल मनोविज्ञान का जनक कहलाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वजह से मैंने इसको डिब्बे में यहाँ पर बंद कर दिया कि बाल मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। जबकि बाल विकास आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है, स्टैनली हॉल को कहा जाता है। ये इनमें अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है। बाल विकास आंदोलन की बात करी जाए तो स्टैनली हॉल, और बाल मनोविज्ञान की बात करी जाए तो पेस्टोलॉजी को इसका जनक मानते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वजह से लैब असिस्टेंट में भी ऐसे ही बेसिक्स क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। आगे यहाँ पर देखते हैं साथियों। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि भारत देश में जो है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कब से हुई थी। भारत में 1930 ईस्वी में यहाँ पर की गई थी। तो भारत में बाल मनोविज्ञान या फिर बाल विकास की जो अध्ययन की शुरुआत की गई थी वो 1930 ईस्वी में की गई थी। एक बालक के विकास में किसका योगदान होता है, तो एक बालक के विकास में उसके वंश क्रम का योगदान होता है और साथ में वातावरण का भी यहाँ पर योगदान होता है। तो यहाँ पर वंश का भी उसका योगदान होता है, जैसा उसका वंश था बालक का विकास जो है उसी प्रकार से होता है। और यहाँ पर वातावरण भी जो है बालक के विकास को यहाँ पर प्रभावित करता है। ये जो है पीटीआई जो एग्जाम हुआ है लास्ट ईयर, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बालक के विकास में निम्न में से कौन से जो है चीज का ज्यादा जो है योगदान है, वंशक्रम, वातावरण। ये दोनों ऑप्शन में दिए गए थे। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दिए जाएं, यदि ये दोनों दिया जाए और दोनों मान लिया जाए कि वंशक्रम और वातावरण दोनों, तो दोनों आपको करना होगा। यदि आपसे पूछा जाए 4 अलग अलग ऑप्शन दिए जाएं, उनमें से 2 ऑप्शन ये भी हों, तो इनमें ज्यादा सही जो है वो वातावरण होता है, ये ध्यान रखना है। तो ज्यादा इनमें से सही आपको करना है तो वातावरण करना होगा, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो दोनों करना है, दोनों नहीं आए तो अलग अलग आए तो वातावरण यहाँ पर ज्यादा सही आंसर होगा। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वुडवर्थ के बारे में। वुडवर्थ ने बाल विकास के बारे में क्या बताया। वुडवर्थ के अनुसार जो है यहाँ पर बता देता हूँ, एक बालक के विकास में जो है उसके वंश क्रम की एवं उसके वातावरण की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होती है। तो ये बात किसने बताई थी, वुडवर्थ के द्वारा बताया गया था कि बालक के विकास में वंश क्रम का और वातावरण का, इन दोनों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बात जो है वुडवर्थ के द्वारा बताई गई थी। वुडवर्थ का क्या मानना था कि बालक का विकास जो है उसके वंशक्रम एवं वातावरण दोनों का गुणनफल होता है। तो वंशक्रम और वातावरण का गुणनफल के बारे में भी
वुडवर्थ के अनुसार ही बताया गया था। क्या कहा था वुडवर्थ ने कि बालक का जो विकास होता है, विकास बराबर क्या होता है, वंशक्रम इनटू वातावरण। तो इन दोनों का गुणनफल किसने बताया था, वुडवर्थ ने बताया था कि विकास जो होता है, बाल विकास, ये विकास कौन सा है, बालक के विकास की हम बात कर रहे हैं, बाल विकास की। तो बाल विकास बराबर वंशक्रम इनटू वातावरण। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल विकास क्या होता है, वातावरण और वंशक्रम का योग, वातावरण और वंशक्रम का गुणनफल, वातावरण और वंशक्रम का घटाव, व्युत्क्रम, वंशक्रम और वातावरण का भाग। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाल विकास जो होता है, वंशक्रम और वातावरण दोनों का गुणनफल यहाँ पर होता है। वुडवर्थ का मानना है कि एक बालक का जो विकास होता है उसके वंशक्रम एवं वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। ये बात जो है यहाँ पर वुडवर्थ के द्वारा बताई गई थी। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ बालक के विकास में वंशक्रम की क्या भूमिका होती है। बालक के विकास में वंशक्रम की भूमिका, तो बालक के विकास में वंशक्रम की क्या भूमिका होती है। देखिए, माता पिता से जो है पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का क्या होता है, संतानों में आगमन होता है, जिसे हम वंशक्रम के नाम से जानते हैं। तो सभी को पता है कि माता पिता से जो गुण होते हैं माता पिता के, वो अपनी संतानों में पहुंच जाते हैं। यही क्या है, वंशक्रम कहलाता है। अब देखिए, मानव जीवन का जो प्रारंभ हुआ उसके हम बारे में कुछ जान लेते हैं, कैसे हुआ। तो एक माता और पिता के संयोग से जो है गुणसूत्रों का स्थानांतरण होता है, और जो है यहाँ पर संयोग होता है, जिससे जो है हमारे जीवन की शुरुआत यहाँ पर होती है। तो सभी को पता है, माता और पिता के संयोग से गुणसूत्रों का स्थानांतरण होता है संतानों में, और जिससे जो है हमारे जीवन की शुरुआत हुई है। ये सभी जानते होंगे कि एक मानव कोशिका में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र यहाँ पर होते हैं। तो सभी साइंस के स्टूडेंट इस बात को जानते हैं कि मनुष्य में, मानव में 46 गुणसूत्र यहाँ पर होते हैं। तो मानव की जो है कोशिका में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र। 46 गुणसूत्र कह दो या फिर 23 जोड़े गुणसूत्र कह दो, 23 जोड़े। तो 23 जोड़े या फिर 46 गुणसूत्र जो है मानव की कोशिका में यहाँ पर होते हैं। अब देखिए, मैं बता देता हूँ आपको किस प्रकार जो है गुणसूत्रों का स्थानांतरण माता पिता से संतानों में होता है। तो देखिए, ये यहाँ पर माता है और ये यहाँ पर पिता है। माता से जो है 23 गुणसूत्र आए और पिता से भी 23 गुणसूत्र यहाँ पर आते हैं। अब ये 23 गुणसूत्र जो है इधर जो है इधर से आते स्थानांतरित होते हैं, इधर पिता से स्थानांतरित होते हैं, और दोनों मिलकर के 46 गुणसूत्रों में जो है बदल जाते हैं। मतलब दोनों 23 गुणसूत्र मिलकर के 46 गुणसूत्र बनाते हैं, जिसे हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। तो इसे हम जाइगोट कह देते हैं, संयुक्त कोष इसे कहते हैं हम हिंदी में। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये 23 जो गुणसूत्र आए, ये जनन कोष से, अर्धकोष से, मातृकोष से आए। माता वाला है तो इसे मातृकोष कह देते हैं। यहाँ से ये बेसिक बातें पूछी नहीं जाती है। इधर जो है ये पिता के जो 23 गुणसूत्र थे, ये जनन कोष से आते हैं, जिन्हें अर्धकोष या फिर पितृकोष कह देते हैं। ये सुई के आकार की जो है, एक सुई के नोक के आकार का होता है जाइगोट, और जो है इसी एक कोशिका से हमारे जीवन की शुरुआत यहाँ पर होती है। तो ये जाइगोट जो है आगे जाकर के विकसित हो जाता है और पूरे प्राणी का निर्माण जो है ये कर देता है। तो 23 गुणसूत्र माता से, 23 पिता से आ जाते हैं। टोटल 46 गुणसूत्र जो है जाइगोट में होते हैं। उसके बाद जो है पूरे शरीर का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। ब्लास्टूला, गैस्टूला का निर्माण भी हो जाता है। सर्वप्रथम माता पिता की ओर से जो है यहाँ पर मैं बता देता हूँ, सर्वप्रथम माता पिता की ओर से 23 गुणसूत्र या फिर जो है यहाँ पर जन्म कोष मिलकर के एक संयुक्त कोष का निर्माण यहाँ पर करते हैं, जिससे कि जाइगोट कहते हैं। तो मैंने आपको बताया 23 गुणसूत्र मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, यहाँ पर जाइगोट का निर्माण करते हैं, और इस जाइगोट से ही मानव जीवन की यहाँ पर शुरुआत होती है और एक कोशिका के रूप में यहाँ पर होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर एवं लिंग निर्धारण में वंशक्रम की क्या भूमिका होती है, वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए साथियों, माता से यहाँ पर जो है 23 गुणसूत्र आते हैं। देखिए, माता से इधर 23 गुणसूत्र आए, इधर पिता से यहाँ पर 23 गुणसूत्र आए। अब जो है 23 गुणसूत्रों में 22 गुणसूत्र जो होते हैं, उन्हें हम जो है यहाँ पर कायिक गुणसूत्र कह देते हैं, जबकि जो एक गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है।
तो 23 तो हो गए कायिक गुणसूत्र, और एक गुणसूत्र जो होता है उसे हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। वो XX हो सकता है या XY हो सकता है ना। स्त्री है तो उसमें XX होगा, और पुरुष जो होता है उसमें XY होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है पुरुष में 22 गुणसूत्र तो होते हैं कायिक गुणसूत्र, और एक गुणसूत्र जो होता है ये लिंग गुणसूत्र होता है। एक मतलब ये जोड़े में होते हैं, एक है तो XY हो गए, मतलब 2 हो गए ना, 2 गुणसूत्र हो गए X और Y। इधर X और X हो गया है ना, ये भी 2 होते हैं। यहाँ पर जो है टोटल जो है आपकी मैं बता देता हूँ इस प्रकार 23 इधर से आए, 23 इधर से आए, 46 गुणसूत्रों का निर्माण होता है। यदि X X से मिलता है तो पुत्री का जन्म होता है, यदि X या Y से मिल जाता है तो जो है यहाँ पर पुत्र का जन्म हो जाता है। तो ये यहाँ पर जो है वंशक्रम की भूमिका होती है। आगे आप देखोगे यहाँ पर माता व पिता से आने वाले जो है यहाँ पर 22 गुणसूत्र जो है कायिक गुणसूत्र यहाँ पर कहलाते हैं। ये कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं, 22 गुणसूत्र जो होते हैं। एवं जो है यहाँ पर हमारे शरीर के निर्माण में जो है ये एक एक गुणसूत्र ही लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, और यही हमारे लिंग निर्माण में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर 22 गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र, एक एक गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। ये लिंग गुणसूत्र जो है यहाँ पर हमारे लिंग का निर्माण यहाँ पर करते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वंशक्रम की जो है भूमिका हो गई। अब देखिए बालक बालिका के निर्धारण में जो है मैं बात करूंगा यहाँ पर गुणसूत्रों की क्या भूमिका होती है। अब मैंने आपको पहले भी ये समझाया है कि माता में XX गुणसूत्र होते हैं, पिता में XY होते हैं। जब X और X आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर जो है XX के मिलने से बालिका बन गई, X और Y मिलेंगे मतलब XY हो गए, तो इनसे क्या बनेगा, बालक बनेगा, मतलब लड़के का जन्म यहाँ पर होगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये स्त्री के हो गए, इधर हो गए पुरुष के XY, ये स्त्री होगी, इधर हो गया पुरुष। इसका X इसके X के साथ मिलेगा तो XX बनेगा, इसका X इसके Y के साथ मिलेगा तो XY बनेगा। XX जो होते हैं ये जो है लड़की के होते हैं, तो लड़की जो बन रही है उसमें XX गुणसूत्र हो गए, और लड़का जो है उसमें जो है XY हो जाते हैं। तो ये गुणसूत्र जो है लड़का और लड़की से जो है निर्धारण करने में भी ये XX और XY गुणसूत्र जो है लड़का लड़की के जो है जन्म का निर्धारण भी ये गुणसूत्र ही करते हैं। लड़का होगा या लड़की, ये गुणसूत्रों पर ही डिपेंड है कि गुणसूत्र किस प्रकार जो है आपस में क्रॉस कर रहे हैं। देखिए X गुणसूत्र लंबे होते हैं जबकि Y गुणसूत्र बौने या छोटे होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। X गुणसूत्र लंबे होते हैं जबकि Y गुणसूत्र बौने होते हैं या फिर छोटे होते हैं। जब माता और पिता के संयोग से हमारे जीवन की शुरुआत होती है तो दोनों की ओर से जो है आने वाले XX गुणसूत्र बालिका का निर्धारण करते हैं, जबकि XY गुणसूत्र बालक के रूप में लिंग का निर्धारण यहाँ पर करते हैं। यदि XX गुणसूत्र है तो बालिका का निर्माण, और जो है XY गुणसूत्र है तो बालक का जो है लिंग का निर्माण हो जाता है। दोनों लंबे गुणसूत्र जो होते हैं वो बालिका में होते हैं, XX होते हैं दोनों लंबे गुणसूत्र। तो XX जो होते हैं किसमें होते हैं, XX गुणसूत्र जो होते हैं बालिका में होते हैं, जबकि एक लंबा और एक बौना ये दोनों किसमें होते हैं, बालक में होते हैं। XX तो थे लड़की में, X और Y, क्योंकि X जो है लंबा होता है और Y जो गुणसूत्र होता है बौना होता है। तो लंबे और बौने दोनों प्रकार के गुणसूत्र किसमें हो गए, ये लड़के में होते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, लंबे और बौने की मैंने बात करी है तो ये होते हैं बालक में, जबकि दोनों लंबे जो होते हैं वो बालिका में यहाँ पर होते हैं। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं अन्य क्षेत्रों में वंशक्रम की क्या भूमिका है। देखिए हमारी मानसिकता के निर्माण में भी वंशक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य में भी जो है यहाँ पर वंशक्रम की भूमिका रहती है। मतलब जो है अपने माता पिता स्वस्थ हैं तो बच्चे भी जो है स्वस्थ पैदा होते हैं, तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी जो है वंशक्रम पर डिपेंड करता है। जबकि मानसिक स्वास्थ्य का निर्माण भी वो उसमें भी वंशक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आपके माता पिता इंटेलिजेंट हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट हो जाते हैं। तो वंशक्रम कई बार जो है अपना जो है प्रकटीकरण भी अपनी संतानों में करता है। तो वंशक्रम की महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो है होती हैं मानसिकता के निर्माण में। मानसिक या फिर शारीरिक स्वास्थ्य भी जो है कई बार वंशक्रम पर डिपेंड यहाँ पर करता है। अगला यहाँ पर हम देखते हैं वंशक्रम की और क्या क्या भूमिका है। वंशक्रम जो है वो शरीर की संरचना, रंग रूप और कद का निर्माण भी करने में जो है महत्वपूर्ण योगदान देता है।
मतलब कई बार अपने माता पिता से शरीर की संरचना मिलती है, रंग रूप भी कई बार अपने माता पिता को चले जाता है, और कद भी अपने माता पिता के अकॉर्डिंग कई बार हो जाता है। तो ये भी जो है वंशक्रम पर डिपेंड करता है। परिपक्वता का विकास भी जो है ये वंशक्रम पर डिपेंड करता है। और कार्य का व्यवहार और व्यवसाय ये भी कई बार जो है अपने वंशक्रम पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर जो है वैचारिक, संवेगात्मक, नैतिक या अभिवृत्ति के क्षेत्र में भी वंशक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार जो है जैसे जिसके माता पिता का विचार होगा, कई बार उसी प्रकार का व्यवहार संतान करने लग जाती है। जिस प्रकार के संवेग अपने माता पिता में है, कई बार बच्चे में भी आ जाते हैं। जैसे किसी का पिता ज्यादा गुस्सा करता था, तो हो सकता है उसकी संतान में भी जो है ज्यादा गुस्सा करने की जो है वो संवेग आ जाए। नैतिक, मान लो किसी के पिता में नैतिकता थी, तो उसके बच्चे में भी नैतिकता आ सकती है। अभिवृत्ति के क्षेत्र में भी यहाँ पर जो है वो जो है वंशक्रम भूमिका निभाता है। परिपक्वता में भी ये भूमिका निभाता है। व्यवसाय, मान लो किसी का पिता कोई बड़ी कंपनी में जो है बड़ी कंपनी स्थापित कर देता है, तो वो कंपनी उसके बच्चे की भी रहेगी, तो वंशक्रम की भूमिका इसमें यहाँ पर हो जाती है। तो इस प्रकार जो है ये वंशक्रम की जो है भूमिका यहाँ पर रहती है। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ बालक के विकास में वातावरण की यहाँ पर क्या क्या भूमिका है, देखते हैं। देखिए, बालक के विकास में वातावरण की क्या क्या भूमिका है। तो एक बालक के विकास में यहाँ पर जो है प्राकृतिक एवं सामाजिक कारकों का जो प्रभाव देखा जाता है, सरल शब्दों में उसे ही हम क्या कह देते हैं, वातावरण कह सकते हैं। तो बालक के विकास में प्राकृतिक कारक और सामाजिक कारक, इन दोनों का योगदान होता है। इन दोनों योगदानों को हम क्या कह देते हैं, वातावरण कह देते हैं। वुडवर्थ क्या कहता है कि वे सभी तत्व जो जन्म से हमें प्रभावित करना प्रारंभ कर देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, वातावरण। तो वातावरण क्या होता है, वे सभी कारक होते हैं जो हमको जन्म से ही, हमारे जन्म से लेकर के और उसके विकास तक की अवस्थाओं को जो प्रभावित करते हैं, उसे ही हम यहाँ पर वातावरण कह देते हैं। जबकि जिम्बर्ट क्या कहता है, जिम्बर्ट के अनुसार वे सभी वस्तुएं जो हमें चारों ओर से घेरे रहती हैं एवं जन्म से लेकर मृत्यु तक हमको जो प्रभावित करती हैं, उसे हम वातावरण यहाँ पर कह देते हैं। तो ये हमें जो है हमारे चारों ओर से हमको घेरे हुई हैं, जो वस्तु हमको चारों ओर से घेरे हुई हैं एवं जन्म से लेकर मृत्यु तक जो हमको प्रभावित कर रही हैं, वो परिस्थितियां ही क्या कहलाती हैं, वातावरण यहाँ पर कहलाती हैं। रॉस क्या कहता है, रॉस के अनुसार वातावरण जो है वह बाह्य शक्तियां होती हैं, बाह्य शक्तियां होती है जो बालक को जो है जन्म से ही प्रभावित करने लगती हैं, तो उसे हम वातावरण कह देते हैं। तो ये हो गई रॉस की यहाँ पर वातावरण के बारे में परिभाषा। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि परिभाषा एग्जाम में कम पूछी जाती है, लेकिन 2-3 बार आपको ये दिमाग से भी निकाल लेना है कि जो है हल्का हल्का सा आप डेफिनेशन को पढ़ोगे तो हो सकता है आपको याद भी हो जाए। नहीं होती है तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, कम पूछी जाती है एग्जाम में। अब वातावरण को जो प्रभावित करने वाले घटक या कारक हैं, उनकी हम बात करेंगे। कौन कौन से कारक जो है वो वातावरणीय कारक कौन कौन से हैं जो कि बाल विकास को प्रभावित करते हैं। अब बालक के विकास को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं यहाँ पर जन्म स्थान भी बालक के विकास को यहाँ पर प्रभावित करता है। अब देखिए, यहाँ पर देखेंगे किसी बालक का विकास उसके जन्म स्थान से संबंधित ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य की गति से प्रभावित होता है। तो जन्म स्थान, जहां जैसे मान लो नेपाल में कोई जन्म लेता है, चीन में जन्म लेता है, तो उनके चेहरे की जो शक्ल होती है वो अलग टाइप की होती है। नेपाल की, चीन के लोगों की शक्ल अलग टाइप की होती है, जबकि जो भारत के लोग हैं उनके चेहरे की डिजाइन अलग टाइप की है। तो यहाँ पर उसी से आप जो है जन्म स्थान का जो है अनुमान लगा सकोगे कि जन्म स्थान के आधार पर किस प्रकार जो है बालक का विकास यहाँ पर होता है। तो जन्म स्थान मतलब वहां के ग्रह नक्षत्रों के अकॉर्डिंग, जन्म, चंद्रमा और सूर्य की गति के अकॉर्डिंग जो है चेहरे की डिजाइन जो है निर्धारित होती है। अगला यहाँ पर जन्म क्रम पर भी जो है निर्भर करता है बालक का विकास। मतलब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक बालक का जो जन्म है, जन्म का जो क्रम है उसके विकास को प्रभावित करता है। एक विशेष शोध में यह निष्कर्ष निकला है कि पहली संतान और यहाँ पर अंतिम संतान की अपेक्षा बीच वाली संतानों का विकास यहाँ पर अच्छा होता है। देखिए, जैसे पहली संतान और लास्ट वाली संतान, इनके अलावा जो बीच की जो संतानें होती हैं उनका विकास अच्छा माना जाता है, पहली और लास्ट वाली संतान का विकास अच्छा नहीं होता है। तो बालक के विकास में इस जन्म के क्रम का भी जो है यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, बालक के जन्म पर जो है, बालक के विकास में जो है जन्म क्रम का और उसके जन्म के स्थान का भी जो है यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर ये बातें आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है कि बाल विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जन्म स्थान, जन्म क्रम, पोषण,
अब पोषण कैसे जो है यहाँ पर प्रभावित करता है कि एक बालक को भी खाने पीने के लिए जो दिया जाएगा वह पोषण कहलाता है, परंतु इसके लिए जरूरी है कि वह उसमें सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व यहाँ पर होने चाहिए। जिस प्रकार का खान पान उसके परिवार का होगा, जिस प्रकार की चीजें उसको खाने के लिए दी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग ही बालक का विकास यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पोषण भी जो है बालक के विकास को यहाँ पर प्रभावित करता है। अगली हम बात करेंगे यहाँ पर परिवार का वातावरण। अब परिवार का वातावरण कैसे बालक के विकास को यहाँ पर प्रभावित करता है। देखिए, किसी भी बालक का जन्म जो है जिस परिवार में यहाँ पर जो है होता है, उस परिवार का वातावरण उसके विकास को प्रभावित यहाँ पर करता है तथा यहाँ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास यहाँ पर प्रभावित करते हैं। तो बालक का जन्म जैसे परिवार में होगा, बालक का विकास उसी प्रकार का होगा। किसी परिवार में बॉडी बनाने का जो है इच्छा होती है, मान लो किसी के परिवार में बॉडी बनाने वाले लोग ज्यादा हैं, अच्छी बॉडी वाले लोग हैं, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो उनका विकास भी उसी प्रकार का यहाँ पर होता है। तो बालक के विकास में भी ये परिस्थितियां जो है यहाँ पर निर्भर करती हैं। तो ये ध्यान रखना, सामाजिक कारक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक, ये सभी विकास जो होते हैं ये जो है यहाँ पर वातावरण पर, परिवार के वातावरण पर डिपेंड करते हैं। अगला जो है बाल विकास को प्रभावित करने वाला अगला कारक कौन सा है, तो यहाँ पर देखते हैं विद्यालय का वातावरण। अब देखिए, किसी विद्यालय का माहौल जैसा होगा, बालक का विकास भी जो है उसी प्रकार का होगा। बालकों के प्रति जो समझ है उनके विकास को प्रभावित करती है। विद्यालय का माहौल जैसा होगा, बालक उसी माहौल में पढ़ेगा लिखेगा, उसी जैसा वो माहौल जो है क्रिएट घर भी करेगा। तो बालक के विकास में जो है यहाँ पर विद्यालय के वातावरण का भी महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर होता है। खेल के मैदान का भी जो है बालक के विकास में योगदान होता है। अब खेल के मैदान का कैसा होता है, खेल के मैदान से बालक का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास भी होता है खेल के मैदान में, साथ साथ जो है यहाँ पर उसका जो है पूरा सामाजिकरण भी जो है वो इसी खेल के मैदान में यहाँ पर होता है। तो बालक के शारीरिक, मानसिक विकास में खेल मैदान का विशेष योगदान होता है। इससे भी अधिक बालक के जो है सामाजिकरण में इसका खास महत्व होता है। तो शारीरिक, मानसिक, ये सभी प्रकार के जो विकास होते हैं ये खेल के मैदान में बच्चे में आसानी से हो सकते हैं। जैसे अपने साथी बच्चों के साथ वो रहेगा तो जो है अच्छा व्यवहार यहाँ पर सीखेगा और समाज में रहने लायक भी वो यहाँ पर हो जाता है। तो ये भी बाल विकास को खेल का मैदान भी यहाँ पर प्रभावित करता है। अब मित्र मंडली की मैं बात करूं तो एक बालक की मित्र मंडली का मतलब उसके साथ के लोग, जो उसके साथ बच्चे जो रहते हैं उसे हम मित्र मंडली कह देते हैं। तो उसके फ्रेंड्स जो होते हैं उन्हीं को हम मित्र मंडली कह देते हैं। तो मित्र मंडली के लोगों के आचरण एवं व्यवहार उनके विकास को भी प्रभावित करता है। जैसा उनके साथ वाले जो उसके फ्रेंड्स हैं बच्चे के, उनका जो है जैसा माहौल है, उसी माहौल के अकॉर्डिंग, उसी मित्र मंडली के अकॉर्डिंग जो है बालक का विकास जो है यहाँ पर प्रभावित होता है। तो ये कारक जो है वातावरण को जो है बालक के विकास को जो है यहाँ पर ये सभी महत्वपूर्ण वातावरणीय कारक यहाँ पर प्रभावित करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, समुद्र तल की दूरी जो है ये भी बालक के विकास को यहाँ पर प्रभावित करती है। अब जो देखिए समुद्र तल से दूरी, अब यहाँ पर समुद्र तल के आसपास के लोगों की अपेक्षा यहाँ पर दूर रहने वाले लोगों का विकास अच्छा माना जाता है। जैसे कोई समुद्र तल के पास जो निवास करते हैं उन लोगों का विकास जो है कम होता है, जबकि समुद्र तल से दूरी जितनी हमारी अधिक होगी उतना ही शरीर का विकास हमारा अच्छे तरीके से होता है। तो शरीर के विकास को ये जो कारक हैं, ये वातावरणीय कारक, ये सभी प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर समुद्र तल से दूरी भी जो है बाल विकास को यहाँ पर प्रभावित करती है। तो बहुत सारे कारक हो गए जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे कि जन्म स्थान भी बालक के जो है विकास को प्रभावित करता है, जन्म का क्रम भी बालक के विकास को प्रभावित करता है, पोषण स्तर भी बालक के विकास को प्रभावित करता है, और यहाँ पर जो है मित्र मंडली भी उसकी जो है बालक के विकास को यहाँ पर प्रभावित करती है। विद्यालय का माहौल भी जो है बालक के विकास को यहाँ पर प्रभावित करता है, और कुछ भौगोलिक कारक जो होते हैं वो भी बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। समुद्र तल से दूरी भी बालक के विकास को यहाँ पर प्रभावित करती है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं एक बार भौगोलिक वातावरण के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो है मरुस्थल, मैदान, पहाड़ या भूमध्य रेखा के आसपास के जो लोग होते हैं, भूमध्य रेखा के समीप वाले या फिर उससे ज्यादा दूरी वाले, ये भौगोलिक वातावरण बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। मतलब जैसे बहुत से लोग जो है भूमध्य रेखा के पास मान लो निवास कर रहे हैं, तो भूमध्य रेखा के पास तापमान ज्यादा होता है। उस तापमान के ज्यादा होने के कारण वहां पर लोगों की जो है शकल सूरत जो है वो ज्यादा गोरी नहीं होती है, वो काले भी वहां के आसपास के लोग मिलते हैं या फिर मीडियम मिलते हैं। तो ये जो है भूमध्य रेखा से पास की दूरी या फिर दूरी
ज़्यादा होने का भी जो है बालक के विकास पर यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी कारक जो है बालक के विकास को यहाँ पर प्रभावित करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कारक बाल विकास को प्रभावित करते हैं, बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जन्म का स्थान, जन्म का क्रम हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर पोषण हो गया, मित्रमंडली हो गई, भौगोलिक वातावरण हो गया, समुद्र तल से दूरी यहाँ पर हो गई, विद्यालय का माहौल यहाँ पर हो गया। ये सभी कारक जो है बालक के विकास को यहाँ पर प्रभावित करते हैं। अब साथियों नेक्स्ट डे यहाँ पर मैं बात करूंगा आपसे बाल विकास से संबंधित कुछ सिद्धांतों के बारे में। तो नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे यहाँ से बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में। तो आज के लिए मैं जो है यहीं पर विराम लेता हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी साथियों को शेयर करें। यदि आपने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है तो कोर्स परचेज कर सकते हो। लैब असिस्टेंट 2023 नाम से अपना कोर्स जो है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप को आपको सबसे पहले क्या करना है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप है अपनी प्ले स्टोर पर, वहां से इसको जो है डाउनलोड करना है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप है अपनी, वो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी। इस राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप को आपको जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके पश्चात आपको जो है ऐप के अंदर स्टोर वाले ऑप्शन पर जाना है। स्टोर नाम का एक ऑप्शन आएगा, उस स्टोर पर आप जाओगे तो आपको जो है ये कोर्स मिलेगा। फुल कोर्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1128 रुपये में, जिसमें आपको जो है पूरा संपूर्ण कोर्स मिलेगा। उस कोर्स में जो है आपको पूरी साइंस मिलेगी, साथ में आपको जो है यहाँ पर जीके भी मिलेगी। साइंस का पूरा कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा, साथ में आपको पूरी जो है जीके के पेपर, फर्स्ट पेपर की तैयारी भी आपको जो है पूरी यहाँ पर करवाई जाएगी। तो पेपर 1, साथ में आपको नोट्स भी मैं पूरी दूंगा यहाँ पर, और साइंस में जो है पूरा पेपर सेकंड जो है आपको पूरा जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से मैं करवाऊंगा। साथ में आपको जो है PDF नोट्स अवेलेबल करवाऊंगा, उससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं मिलेगा। ये मेरा वादा है, आपको एग्जाम में कुछ भी बाहर नहीं मिलेगा। पूरा कंटेंट जो है उसी में से आपको मिल जाएगा। पिछली बार भी अपने काफ़ी अभ्यर्थी जो हैं सेलेक्ट हुए हैं, काफ़ी अभ्यर्थियों ने जो है कोर्स परचेज किया था मेरे से, और काफ़ी सेलेक्ट होकर के आज जो है गवर्नमेंट जॉब के दावेदार हैं, और जल्द ही उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। अब जो है इससे अच्छा मौका जो है 12th पास वाले अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा, क्योंकि 12th पास की ये सबसे अच्छी वैकेंसी है लैब असिस्टेंट भर्ती। तो 12th पास के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, और SC ST MBC EWS इन कैटेगरियों के लिए इसमें विशेष फायदा है, क्योंकि इनके लिए रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन के कारण उनकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो मैं अभी आपसे कहता हूं कि आप जो है प्ले स्टोर पर जाइए और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए, और वहां पर आपको जो है मेरा कोर्स है उसमें आपको मिल जाएगा। वहां पर जो है आपको पूरी साइंस मिलेगी, पेपर सेकंड पेपर फर्स्ट दोनों आपको करवाए जाएंगे। और साइकोलॉजी तो आपको मैं लगभग 20 दिन में यहाँ पर 20 से 25 दिन में आपको पूरी साइकोलॉजी करवा दूंगा। पर आपको पूरी जो है राजस्थान जीके की प्रिंटेड नोट्स दूंगा, और अच्छा मैटर आपको मिलेगा, उससे बाहर कुछ जाता नहीं है। पिछली बार भी अपना जो है पूरा कंटेंट में से पेपर यहाँ पर आया है। काफ़ी अभ्यर्थी जिन्होंने लास्ट ईयर भी अपना कोर्स लिया था, वो अब की बार भी काफ़ी अभ्यर्थियों ने कोर्स जो है वो परचेज कर रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो है आप इस वीडियो को सभी को शेयर करें, अपने सभी साथियों को बताएं, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।